सर्वबालगुणाक्रान्तां सदा स्वालयकारिणीं तोषयामास पितरौ नित्यं नित्यं मुहुर्मुहुः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम में। आज का जो विषय है वो जन्म कुंडली का पंचम भाव है। इससे संबंधित मैं आपको कुछ सूत्र बताऊंगा जो लग्न, नवांश और दशमांशा प्रत्येक वर्ग चार्ट के पंचम भाव पर लागू होगा। इससे पहले कि कार्यक्रम शुरू करूं, आपकी कुंडली का पंचम भाव किस ग्रह से आच्छादित है, वहां पे किस ग्रह की राशि बनी है, उस भाव के स्वामी कहाँ बैठे हैं, कितने अंश पे बैठे हैं, पंचम भाव को कौन देख रहा है, पंचम भाव के स्वामी नवमांश चक्र में कहाँ बैठे हैं, पंचम भाव के स्वामी को नवांश में कौन सा भाव मिल रहा है, इन सभी विषयों का अध्ययन पहले से करके रख लेना चाहिए। अगर मैं थोड़ी सी बात बता दूं तो जन्म कुंडली का जो पंचम भाव होता है ये पेट का भाव है, गर्भ का भाव है, होने वाली संतति का भी विचार यहीं से किया जाता है। संतति क्या होगी, पुत्र या पुत्री, तो ये जन्म कुंडली के पंचम भाव से विचार किया जाता है। ये विशेष युक्ति संगत बात करने की है। व्यक्ति का जो माइंडसेट है ना, वो वक्त पे कैसा काम करता है। पंचम भाव बुद्धिमानी का ये सभी जानते हैं, पर निश्चित रूप से वो बुद्धिमानी वक्त पे काम आ रही है कि नहीं, तो ये जन्म कुंडली के पंचम भाव से ही विचार किया जाता है। कुछ मामले में कुछ आचार्यवर इसे शेयर और सट्टे बाजी, शेयर, सट्टा, लॉटरी, इन सभी विषयों का विचार जन्म कुंडली के पंचम भाव से बताते हैं कि होना चाहिए, करना चाहिए। उसके बाद ये जन्म कुंडली का पंचम भाव और किन किन विषयों का विचार करवाता है, तो ये माता के धन का विचार किया जाता है, पिता की मृत्यु का विचार यहीं से किया जाता है, ठीक है। और पहला भाई मतलब जो आपके ऊपर है, आपसे बड़ा, क्योंकि एकादशवां भाव का ये पूरक होता है ना, तो कई बार यहाँ से भाई का भी विचार किया जाता है। यहाँ से व्यक्ति के धन कमाने का तरीका भी देखा जाता है। विचार करिए, जन्म कुंडली का जो दशम स्थान होता है वहां से धन को देखा जाता है कि कैसा धन आएगा, गलत तरीके से या सही तरीके से। मतलब अगर जन्म कुंडली के दशम स्थान में शनि, मंगल, राहु, केतु बैठे हैं तो कई बार व्यक्ति को अनैतिक कृत्यों से भी धन कमाते हुए देखा जाता है। वो व्यक्ति अनैतिक कार्य करके भी धन लाता है। बल्कि दशम स्थान में तो जितने पापक ग्रह हैं वो अच्छे परिणाम करते हैं, ये बहुत सर्वविदित है। जन्म कुंडली के पंचम भाव में अगर शनि, मंगल, राहु, केतु का संबंध हो ना, तो ये व्यक्ति को गलत तरीके से यहाँ से भी धन लाते हुए देखा जाता है। व्यक्ति गलत तरीके से धन यहाँ से भी लाता है। या ये कहें कि जब जन्म कुंडली के पंचम भाव पर शनि, मंगल, राहु, केतु की दृष्टि हो और वो अगर दशा काल में एक्टिव हो, मतलब उनकी ही दशा चल रही हो, तो व्यक्ति इस दशा काल में बहुत सारे कुकृत्य भी करने वाला होता है। जैसे जन्म कुंडली के पंचम भाव से पूर्व जन्म का विचार किया जाता है, ये पूर्व जन्म का है, नवां भाव पुनर्जन्म का है। तो जन्म कुंडली के पंचम भाव पे शनि, मंगल, राहु, केतु अगर बैठे हों या देख रहे हों तो व्यक्ति पूर्व काल में भी पापी था, गलत तरीके से जीवन जी रहा था, गुरु का अपमान कर चुका था, है ना, और बहुत ज़्यादा विवेकी नहीं था, धर्म में उसकी रुचि उतनी ज़्यादा नहीं थी। ऐसा जन्म कुंडली के पंचम भाव में अगर पापग्रह बैठे होते हैं तो इसका फलादेश ऐसे किया जाता है। जबकि अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, शुभ ग्रह बैठे हों या शुभ ग्रह की राशि बनी हो, तो उस व्यक्ति को पूर्व काल में भी सत्कर्म करने वाला, न्यायप्रिय और न्यायोचित आचरण करने वाला बताया गया है। जन्म कुंडली के पंचम भाव से संबंधित अगर सूत्र की मैं बात करूं, ये तो बात हो गई कि पंचम भाव से इन इन विषयों का विचार किया जाता है। यहां से ना पैतृक संपत्ति के सुख का विचार किया जाता है। और नवम भाव का ये नमा है। जन्म कुंडली में जैसे जो ज्योतिष का सिद्धांत है उसमें भवत भावम सिद्धांत बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। उसमें भाव से भावों का संबंध देखा जाता है। तो विचार करिए, ये भाई का पराक्रम है और भाग्य का भाग्य है। जिस तरीके से मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक कार्यक्रम बनाया था, नहीं कल परसों कुंडली विश्लेषण वाले में मैंने ये बात कही थी कि जो नवम भाव है वो लाभ का लाभ है। अर्थात अगर जिस व्यक्ति की कुंडली का नवम भाव बलवान है, उसका भाग्य बलवान तो है ही, उसका लाभ भी बलवान है। मतलब वो अपने जीवन काल में बहुत सारी चीजें प्राप्त कर जाएगा, ऐसा कह सकते हैं या कहें। जबकि जन्म कुंडली का पंचम भाव अगर बलवान है तो ये भाग्य के भी
भाव को बलवान बनाने वाला हो जाता है। इसका अर्थ क्या निकलता है कि लग्न कुंडली में बैठा ग्रह जहां नवम भाव को बलवान बना रहा था, वहीं पंचम भाव में बैठा ग्रह लग्न और नवम दोनों को बलवान बना रहा है। इसका अर्थ क्या है कि सारे भाव एक दूसरे से पूरक होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं और संबंधित होते हुए परिणाम करते हैं, विशेषतया त्रिकोण के भाव। यह धर्म त्रिकोण है। और एक बात और है, जब आप धर्म पंचम भाव की बात करेंगे, व्याख्या करेंगे, तो विचार करिए तो काल पुरुष की जो कुंडली बनती है भगवान, वो किसकी बनती है? मेष लग्न की बनती है। यहाँ पे 5 लिखा होता है और यहाँ 9 लिखा होता है। इसका अर्थ क्या है? जब आप त्रिकोण की चर्चा करेंगे तो जन्म कुंडली के पंचम, नवम और लग्न में अग्नि प्रधान, अग्नि तत्व की राशि बनती है। मेष राशि अग्नि तत्व की है, सिंह राशि अग्नि तत्व की है, आकाश, आकाश और अग्नि का, वायु का और अग्नि का, इन सब की मैत्री बड़ी अद्भुत होती है। तो यहाँ पे जो राशियां बन रही हैं, ये गुरु, मंगल और सूर्य की राशि बन रही है। ये तीनों ही ग्रह मित्र होते हैं और सामान्य बात है कि जब ये त्रिकोण संभालेंगे तो एक दूसरे का मित्र होता ही है, होगा ही होगा, क्योंकि अगर लग्नेश मंगल होंगे तो निश्चित रूप से अपने मित्र को ही त्रिकोण का भाव देंगे, शत्रु को तो देंगे नहीं। तो इस हिसाब से व्यक्ति के जीवन में धर्म और धर्म का पालन, धर्म को पालित करने के लिए आपको पराक्रमी होना पड़ता है। आलसी व्यक्ति धर्म का पालन नहीं कर सकता, क्योंकि धर्म आपको कभी भी आलसी बनने को नहीं कहता है। वो कहता है प्रगतिशील रहो, ठंड में भी नहाओ, गंदा मैला कुचैला न रहो। तो ऐसा करने का बल कहां से आता है? जन्म कुंडली के लग्न, पंचम और नवम से। विचार करके देखें तो इन तीनों ही भावों में गुरु, मंगल और सूर्य की राशि बनी है, जो कहीं से भी आलसी नहीं बनने देते, आपको नहीं बनने देते। संबंध समझ में आ रहा होगा। शुक्र की राशि नहीं बनी है, शनि की राशि नहीं बनी है, बुध की राशि नहीं बनी है, रजस तत्व की राशि नहीं बन रही है, तामसिक राशि नहीं बन रही है। मंगल होते हैं तामसिक, पर सामान्यतया कहने का अर्थ क्या निकला मेरा कि यहां पे शुद्ध नैतिकीय तत्वों का पालन करने वाला ऐसा ग्रह जो इस भाव का स्वामी बनता है। और उसमें भी विचार करिए कि धर्म का जो विस्तृत व्याख्या करता है वो कौन सा ग्रह करता है? गुरु करते हैं। तो धर्म का जो समुचित भाव है वो नवम भाव है, गुरु ने उसको अपने पास रखा है। और धर्म की जो समुचित तरीके से पालन करने की प्रवृत्ति है, उसमें जो एनर्जी है वो मंगल, पराक्रमी ग्रह, अपने आप को लेकर आ रहे हैं कि मैं बनूंगा। और दूसरा, उसमें जरा सा भी आलस्य का भाव ना रहे, उसमें क्रिएटिविटी बनी रहे, सैद्धांतिक लक्षणों का पालन होता रहे, उसमें सूर्य ने अपने आप को वहां पे उस भाव का स्वामी बना दिया। विचार करने वाली बात यह भी है कि तीनों के तीनों ऐसे ग्रह, ऐसी राशियां इन भावों से संबंध बना रही हैं जो स्वतः आग से युक्त हैं, एनर्जी से युक्त हैं। ये तो पहली बात रही। अब रही बात सिद्धांत की कि पंचम भाव से प्रमुख सूत्र क्या निकलते हैं। तो एक पहली बात कि किसी भी स्थिति में जब पंचम भाव का संबंध मंगल या गुरु या सूर्य से हो जाए तो ये पंचम भाव को बलवान बना देने वाली बात हो जाती है। क्यों होगा? क्योंकि पंचम भाव से सूर्य का संबंध बनेगा तो नैसर्गिक रूप से पंचम भाव के स्वामी सूर्य होते हैं। और अगर मंगल का संबंध बनेगा तो पंचम भाव से अगर मंगल का संबंध होगा तो व्यक्ति के धर्म पालन में उसकी रुचि कभी भी अरुचि में नहीं बदलेगी, वो धर्म पालन में कभी भी अरुचि पैदा नहीं करेगा या न दर्शाएगा। और गुरु तो वैसे भी समझ में आते हैं, पंचम के तो वो कारक ही होते हैं, इसकी तो व्याख्या करने की अलग से आवश्यकता है नहीं। तो इस हिसाब से जन्म कुंडली के पंचम भाव से इन तीनों ही ग्रहों का अगर संबंध बनता है तो वो सारे ही जो विषय हैं जो पंचम भाव से विचार किए जाते हैं सब आपके पक्ष में आ जाएंगे। धन हो जाए, बुद्धि हो जाए, धन का सुख हो जाए, माता का सुख हो जाए, चरित्र का सुख हो जाए, ज्ञान का सुख हो जाए, विवेक का सुख हो जाए, यश का हो जाए, पराक्रम का परिणाम हो जाए, समाज से प्रेम का हो जाए, पति के प्रेम का हो जाए, पत्नी के प्रेम का हो जाए, संतान के प्रेम का हो जाए, नौकरी का हो जाए। इन सब का प्रभाव आपकी कुंडली में स्वतः मिल जाएगा। कब? जब जन्म कुंडली के पंचम भाव से गुरु, मंगल और सूर्य का संबंध बन जाए। या तो ये बैठे हों, या तो ये देख रहे हों, या तो इन भाव के स्वामी पंचमेश के साथ इन तीनों ग्रहों का संबंध बनता हो। इसका अर्थ क्या निकला कि अगर ये सिद्धांत जन्म कुंडली के लग्न वर्ग चार्ट में, नवांश वर्ग चार्ट में और दशमांशा वर्ग चार्ट में अगर बन रहा हो तो भी हम खुश होंगे, अप्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि ये ग्रह हमें कभी भी अप्रसन्नता नहीं देने वाले हैं। जिस तरीके से मैंने एक बात बताई थी कि जन्म कुंडली के नवम भाव से अगर गुरु या सूर्य का संबंध बन जाए तो उस व्यक्ति के प्रभाव में वृद्धि होती ही है, वो यशोवान होता है, वो भाग्यशाली और धार्मिक होता है। ठीक वैसे ही जन्म कुंडली के पंचम भाव पर भी यही सिद्धांत लागू हो रहा है
कि अगर जन्म कुंडली का पंचम भाव गुरु, सूर्य और मंगल से आच्छादित हो तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से बड़ा अच्छा हो जाता है। उसके भाग्य की चिंता उसको नहीं करनी पड़ती है, बल्कि उसका भाग्य वर्धन हो जाता है। क्लियर है? इसमें और भी बात है। ये तो पहला सिद्धांत रहा। दूसरा सिद्धांत है जो क्या कहता है कि अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव से शनि, राहु, केतु और मंगल जैसे पापग्रह, मंगल को मैं यहां घेर रहा हूं, इसके अतिरिक्त अगर शनि, राहु, केतु का संबंध अगर पंचम भाव में बनता है तो वो गर्भ की पुष्टि कमजोर करते हैं, गर्भ को कमजोर करते हैं, गर्भ को विकसित नहीं होने देते हैं, गर्भ धारण में दिक्कत करते हैं, संतान को प्राप्त करने, संतान से मतभेद, संतान को प्राप्त करने में दूरी, संतान से मतभेद में निकटता, मतभेद ज्यादा हो जाए, घर से दूर रहें। नौकरी अगर है तो पति पत्नी प्रायः दूर रहें, क्योंकि ये प्रेम संबंधों का भी होता है, प्रेम प्रकट करने का भी होता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में पंचम भाव में शनि, राहु बैठे हो ना, उस व्यक्ति के विवाह होने से पहले ही 1-2 बार टूट चुके होते हैं। और इतना ही नहीं, ये विवाह होने में भी दिक्कत देते हैं, क्योंकि व्यक्ति की कुंडली में जो मिलन होता है विचारों का, बुद्धि का सामंजस्य जो होता है, वो पंचम भाव से ही देखा जाता है। क्योंकि हमारे बुद्धि का प्राकट्य जन्म कुंडली के बुद्धि है, तो सामान्यतः बुद्धि का विचार किया जाता है। तो वो कैसी बुद्धि है? तो शनि, राहु, केतु से प्रभावित है तो कलुषित, कड़वी और कभी कभी निर्दयी बुद्धि का सहारा यहां से ये ग्रह ले जाते हैं। मतलब अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव से शनि, राहु, केतु का संबंध बनता है तो हमें अपनी बुद्धि को शांत रखना होगा, बोलने से पहले वाणी को संतुलित करना होगा, उस पर विचार करना होगा। सत्य बोल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अप्रिय बोल रहे हैं, यह भी विचार करना होगा। उसके बाद हमारे सुत, हमारे संतान के साथ हमारे संबंध कैसे हैं, पति पत्नी के बीच के संबंध कैसे विकसित हो रहे हैं, इस पर भी पुनर्विचार करने की आवश्यकता होगी। यह जन्म कुंडली के पंचम भाव का दूसरा सिद्धांत है। उसके बाद जन्म कुंडली के, अगर मैं बात करूं कि जन्म कुंडली के पंचम भाव से एक सिद्धांत और है जो काम करेगा, जो एक ग्रह को लेकर के है, और वो है जन्म कुंडली के गुरु। अगर जन्म कुंडली के, चूंकि पंचम भाव के कारक होते हैं गुरु, पर अगर वो अकेले बैठे हैं तो कई बार वो एक तरीके की संतति देंगे, या तो खाली लड़का हो या तो खाली लड़की हो। कई बार 75% कुंडलियों में मैंने भी ये बात देखी है। जबकि पंचम भाव के बुध के बारे में, अब एक एक ग्रह की बात अगर कर लें तो पंचम भाव के बुध के बारे में ये बात कही गई कि युक्ति संगत बात व्यक्ति कई बार नहीं करता, या वक्त पे उसकी चीजें भूल जाती है। परीक्षा हॉल में जाएंगे, भूल जाएंगे, समझ नहीं आएगा क्या याद करके आए थे। मतलब वक्त पे बुद्धि काम ना करे, ऐसा संभव है अगर अकेले बैठे हो तो। क्योंकि आचार्य वैद्यनाथ का यह सिद्धांत ये कहता है कि जन्म कुंडली के पंचम भाव में अकेले गुरु परिणाम नहीं करते, शून्य हो जाते हैं, खास करके तब और जब उन पर किसी भी एक भी ग्रह की, किसी अन्य ग्रह की दृष्टि न पड़ती। जबकि बुध के बारे में यह बात कही गई कि बुध अकेले बैठे हों और उन पर किसी ग्रह की अगर दृष्टि नहीं है तो व्यक्ति वक्त पे अपनी चीजें भूल जाता है। जैसे बजरंगबली समुद्र के सामने आ गए तो अपनी शुक्ति ही भूल गए, और मुझे तो कुछ समझिए, मैं तो, उन्हें पता ही नहीं था कि वो समुद्र को लांघ सकते हैं, जामवंत जी ने अगर नहीं बताया होता तो ऐसी स्थिति जातक की हो जाती है। यह तीसरा सिद्धांत था। जन्म कुंडली के पंचम भाव से संबंधित एक और भी बड़ा अच्छा सिद्धांत है जो समझना होगा कि अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी किसी भी स्थिति में 12वें भाव में जाकर बैठ रहे हों, या 12वें भाव के स्वामी जन्म कुंडली के पंचम भाव में विराज रहे हों, तो आपको अपने घर की यात्रा तय करनी नहीं चाहिए। कोशिश करिए घर से दूर जाइए, क्योंकि आपका जो यश है, जन्म कुंडली के पंचम भाव से यश का विचार किया जाता है, वो विदेश बैठा है। आपका यश आपके बाहर से मिलने वाले, तो आप अपने जन्म स्थान से दूर जाइए। जितना दूर जाएंगे उतना ही ज्यादा आपको यश और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, मतलब विदेश का यश प्राप्त हो। जैसे उदाहरण दीजिए, 12वें भाव के स्वामी मंगल हैं, दशम में बैठ गए तो 8वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति को धन कमाने के लिए उसके जन्म स्थान से बहुत दूर जाना पड़ेगा, तभी उसको यश की प्राप्ति होगी। अब जैसे जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी अगर गुरु हैं, पंचम भाव में बैठ गए, तो आपको बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। मातृभूमि आपको कहेगी मैं तुम्हें यहीं देने वाला हूं, तुम्हें कहीं जाना नहीं है। जबकि अगर जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी 12वें बैठ जाएं, और जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी नवमेश के साथ 12वें बैठ जाएं, तो व्यक्ति का भाग्य उदय कहां होगा? जन्म स्थान से दूर। आपको अब दूर जाना चाहिए, इधर उधर कहीं तितर बितर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। चुपचाप घर से दूर चले जाइए, जितना दूर जाएंगे उतना ही ज्यादा लाभ होगा। तो ये जन्म कुंडली के पंचम भाव से कुछ अच्छे सिद्धांत है जिसको हमें समझना चाहिए। कितने मिनट का बना कार्यक्रम? 14 मिनट हो गया, बहुत है, इतनी सारी बात है। तो एक बात और भी है, इस पंचम भाव से आप सभी प्रकार के मानसिक सुखों को देख सकते हैं। वक्त पे काम पड़े, युक्ति लगा दिया, तर्क संगत बातें कर दी, प्रेम प्राप्त कर दिया, मुस्कान से सबका मन मोह लिया, कुटुंब को अपने पाश में बांध के रखा है,
वाणी से सबका प्रभाव जीत करके रख लेना, विवेकवान होना, किसी को अपने विवेक से असंतुष्ट ना करना। विवेकवान कौन है? जो किसी को असंतुष्ट ना करे, सबको संतुष्ट करता हुआ चले और सबके भलाई की बात करे, अच्छाई की बात करे। तो इस तरीके से सभी भावों का जब आप चिंतन करते हैं तो पंचम भाव से ये सारी चीजें निकल करके आती हैं। क्लियर है? और भी बहुत सारी चीजें थी, पर कार्यक्रम बड़ा हो जाएगा, इस वजह से इसको किसी और दिन इसमें और भी जोड़ेंगे। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता दूं। दक्ष प्रजापति बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने उनका नाम उमा रखा। देवी मैया उनके पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुई और एकदम छोटी सी बालिका का स्वरूप धारण कर दिया, जो बिल्कुल ही चंद्रमा की तरह बिल्कुल शीतल, शांत और सौम्य थी, बिल्कुल देखने में सुंदर। फिर से देवी मैया कहती हैं कि फिर से तुम्हें तपस्या करनी होगी। दक्ष प्रजापति को फिर से देवी मैया कहती हैं कि आपको फिर से तपस्या करनी है। क्या तपस्या करनी है, किस लिए तपस्या करनी है, आगे कल के कार्यक्रम में पता चलेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।